एमक्यूएम के तमाम हिस्से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहद हो रहे हैं। यह खबर क्या है? नतीजा कहां से अक्स किया जा रहा है? और फिर एक बड़ा वायरस क्या आने वाला है? फिर लॉकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। 40 करोड़ की मशीन कहां गायब हो गई? गंदा है पर धंधा है। फायरिंग हो गई। एक बार फिर धरनों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या फिर लॉकडाउन? क्या फिर सड़कें बंद होने वाली हैं? बुशरा बीबी की दबंग एंट्री सबको हिला कर रख दिया है। महमूद गजनवी एक लुटेरा या फिर दीन का खादिम? किसी सबब से आकर बोलता नहीं। और मौजात कब होते हैं? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आज की बहुत बड़ी और अहम खबरें और कुछ बड़े अहम वाकयात की तरफ आपकी नजर करम के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में ही सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये सोचकर कि अब यहाँ माफियों की बातें हो रही हैं और अब लापता नहीं किया जा रहा, तो आप भी लापता नहीं होंगे। डरिए मत, झिझके नहीं, बहादुर बनिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं चंद अहम और बड़ी खबरों के साथ। आपके इल्म में होगा कि हमने बारहा अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि ना जाने ये कौन से मौज़ात होते हैं, कौन से वाकयात होते हैं कि यकदम से ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसे शहर में आबाद हैं जो न सिर्फ अनपढ़ है बल्कि उसने तख्लीक़कारों को और उसने ऐसे बच्चों को पैदा करना ही ख़त्म कर दिया है जहाँ के तालीम का निज़ाम हो, जो कि इल्म और शऊर और आगाही से वाबस्ता हो। मैं जिस खबर की तरफ आपका इशारा करने वाला हूं और उसके हवाले से बात करने वाला हूं वो यह है कि इसी प्रोग्राम में हमने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि यह बात समझ से बाला है कि वो शहर के जिसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर कहा जाता है, वो ये कहा जाता है कि जहां पर तालीम की शरह सबसे ज़्यादा है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोग कारोबार से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग अपने बच्चों और बच्चियों को बेहतर तालीम की सहूलियात देते हैं। मैं इस शहर की बात कर रहा हूँ जिसकी आबादी करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि कराची शहर। कराची शहर में हैरत अंगेज़ तौर पर यह देखा गया कि जब कभी भी इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आता है तो बड़ी ही पिछले 10-15 सालों से अजीब सी तशवीश पाई जाती है। यहाँ पर जहाँ मुलाजमतों के सिलसिले अब आकर रुक चुके हैं, वहीं पर यह हुआ है कि कराची शहर के अंदर जब अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया तो नताइज देखकर सब चौंक पड़े। चौंक इसलिए पड़े क्योंकि कराची शहर में जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट, प्री मेडिकल का रिजल्ट आता है तो उसमें 67% बच्चे प्री मेडिकल के रिजल्ट में नाकाम हो जाते हैं, यानी कि पास ही नहीं हो पाते। और 74% बच्चे ऐसे हैं जो प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहानात के अंदर पास नहीं हुए। मगर हैरत अंगेज मौज़ा यह है कि यही नतीजा अगर आप लाड़काना में जाकर देखिए तो लाड़काना में जिन बच्चों ने पेपर दिए उनके 80% बच्चे पास हुए। अब मामला यह है कि या तो दोनों जगह पर तालीम का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, या एक जगह पर बच्चे इतने ज़हीन नहीं है, या पर एक जगह पर बच्चे इतने तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं और बच्चों में वो शऊर नहीं है, या फिर इनके नताइज दुरुस्त नहीं है। और दूसरी तरफ लाड़काना के अंदर 80% नतीजा आता है। पाकिस्तान में कराची सिंध के अंदर एक महकमा है, बल्कि एक पूरा मिनिस्ट्री है जिसे कहा जाता है कराची जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का डिपार्टमेंट, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स को देखता है। यहाँ पर तालीम का निज़ाम यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत के हाथ में, और जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें देखती है। हैरत की बात यह कि एक जगह पर नतीजे में 74% लोग नाकाम हो जाते हैं और दूसरी तरफ 80% लोग कामयाब हो जाते हैं। तो क्या लाड़काना के अंदर तालीम का निज़ाम इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि वहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो बिल्कुल पास हो जाते हैं, या फिर वहाँ पेपर का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, या फिर वहाँ पर असातिज़ा इतने काबिल हैं कि जनाब उन्होंने सबको पढ़ाना शुरू कर दिया। और कराची जैसे शहर में ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मामला यह है कि आपको याद होगा कि हमने अपने ही प्रोग्राम में कहा था
कि एक बड़ी गहरी साजिश की जा रही है और साजिश के जरिए नीचे से ही तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है। इसके तमाम शवाहिद हमने दिए थे, लेकिन जब हमने इस प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में बार बार जिक्र किया, उसके बाद आफाक अहमद साहब महाजर कौमी मूवमेंट के रहनुमा का एक बयान आता है और वो इस पर तशवीश का इजहार करते हैं कि जनाब ये मामला क्या है कि यहाँ पर 74% लोग जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं और वहाँ पर 80% लोग कामयाब हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है और ये देखा जाए कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऐसा तासुब तो नहीं बरत रही कि कहीं एक नए सूबे की तरफ धकेल रही है। आप केल में होगा, आपने हमारे प्रोग्राम अगर मुसलसल देख रहे हैं तो इस पर उनका बयान आया था। उसके बाद जो बयान आया वो MQM लंदन का बयान आया। खुद मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने, जो कि MQM लंदन के रहनुमा हैं और यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो जमात उनके जो राब्ता कमेटी के सरबराह हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया कि जनाब ये क्या हो रहा है कि एक तरफ 74% बच्चे नाकाम, एक तरफ 80% कामयाब। इसकी वजूहात समझ से बाला है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं कि सारा इनकलाब आ रहा है। फिर उसके बाद आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी इस पर एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बात कही कि ये नताइज समझ से बाला है कि ये किस तरीके से मुरतब किए जा रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड और बोर्ड्स की तरफ से ये बयान आया कि हमने इसे कई बार रीचेक किया और यही हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त की जो हुकूमत की तर्जुमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जो बात करती है, सादिया जावेद साहिबा ने कहा कि जनाब ये तो तासुब बरत रहे हैं। मामला तासुब बरतने का नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आंखें बंद कर रही है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात से वो समझने से कासिर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस साजिश का हिस्सा है। दर हकीकत मामला ये देखने की वजूहात हैं कि आखिर 74% बच्चे नाकाम क्यों हो रहे हैं। क्या वहाँ पर इन्हीं बच्चों ने जो मैट्रिक के अंदर एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर इनकी पोजीशंस 80% नंबर 90% नंबर से और बाद में आकर ये इंटरमीडिएट में फेल हो रहे हैं, तो क्या इसकी रीजंस होती है ना, कोई वजूहात होती हैं। क्या पेपर इतना मुश्किल बनाया गया था या पेपर आउट ऑफ द कोर्स था कि उसकी वजह से नतीजा बरामद हुआ? क्या बच्चों की तालीम और तरबियत ठीक नहीं थी या फिर वहां पर लाड़काना में बच्चों को वो तालीम दी जा रही है तो फिर वो कराची में भी तालीम दी जाए? मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त जो गहरी साजिश कर रही है, उस साजिश की बुनियाद पर अब तो यह कहा जा रहा है कि जनाब जो बंदे लंदन में उधर उधर पेपर देते हैं वो भी लाड़काना जा करते हैं। ऐसा कर देते हैं कि जिस तरीके से अब सक्खर के IBA को, कराची के IBA को छोड़ के सक्खर के IBA को कहा जाता है कि जनाब ये पेपर ले लें, तो ऐसा करते हैं कि कराची के तमाम बच्चों को ये कहते हैं कि भाई आप इनरोलमेंट लाड़काना में करवा लें और लाड़काना में ही आप पेपर दे दीजिए और लाड़काना के ही आप वहाँ से एग्ज़ाम्स को पास कर लीजिए। ये एक बड़ा तशवीशनाक मरहला शुरू होता जा रहा है और इससे जो आवाज़ें आना बुलंद हो रही हैं वो ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही है। इसके बाद एक और बड़ी खबर की तरफ आते हैं। अब एक और बड़ी खबर पर भी आते हैं। एक आफाक अहमद साहब की एक और खबर भी है और MQM लंदन की भी एक बड़ी खबर है, लेकिन उसको हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, फिर हम कुछ और बातों पे आते हैं। एक और बात कही जा रही है कि जनाब एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। आपको याद होगा कि सन 2020 के अंदर एक लॉकडाउन लगा था और वो लगा था 27 फरवरी से, और अब एक बार फिर जनवरी फरवरी का ये महीना आ रहा है और एक बार फिर ये बाज़गश्त आ रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। आखिर ये लॉकडाउन लगने की वजूहात क्या वाकई में ऐसी है या नहीं है? एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मैं कहूंगा, खास तौर पे यूरोपीय मीडिया जो है वो, अमेरिकन मीडिया ये कर रहा है कि चीन के अंदर एक वायरस निकला है। आपको याद होगा कोरोना वायरस की भी जो आमद हुई थी उसको चीन के साथ जोड़ा गया था और ये कहा गया कि जनाब कोरोना वायरस की तरह एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमर वायरस, जिसे आमतौर पर HMPV कहा जाता है। इस HMPV वायरस के मुतालिक कहा जा रहा है कि चीन के अंदर लाखों लोग इस वक्त मर चुके हैं, करोड़ों लोगों को ये बीमारी लग चुकी है। सब झूठ है, ये कोई नया वायरस नहीं है और ये प्रोपेगेंडा, खास तौर पर ये प्रोपेगेंडा वॉर है जिसे आप कह सकते हैं ना, आजकल तो हर जगह बस फैला दी जाती है, उसके बाद ये समझ जाता है कि ऐसा हुआ। जनाब वाला ये वायरस बहुत पुराना है और इसकी तशखीस 2001 के अंदर हुई थी और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इसके मरीज सन 2002, 2003, 2004 में भी थे और बाकायदा ये रिपोर्टेड था। ना इस वायरस के मुतालिक उसी तरीके से डराया जा रहा है कि जनाब लॉकडाउन हो जाएगा, चीन तबाह हो बर्बाद हो गया। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये सारी की सारी जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये एक आम वायरस है कि जिस तरीके से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का वायरस होता है, ये उसी तरीके का वायरस है। इसमें इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हुई है कि जितना जिक्र किया जा रहा है, सिर्फ डर और खौफ का सौदा किया जा रहा है। तो मैं अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों से ये कह रहा हूँ कि इन इतलात पर यकीनी तौर पर ये वायरस मौजूद है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा और इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, लेकिन इसको इस तरीके से पेश किया जाएगा और जो यूरोपीय मीडिया होता है हम उसको ज़्यादा फॉलो करके
कर कहते हैं कि जनाब ये तो ये तबाही मच गई, ये लाखों लोग मर गए और ये प्रोपेगेंडा वॉर, बगैर किसी तशखीस के, बगैर किसी हम चीज़ों की मालूमात के इन तमाम मामला पर गुफ्तगू इस तरीके से शुरू कर देते हैं कि ना जाने क्या होगा। ये खबर मैं आपको देना इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलसल सोशल मीडिया पर 2 दिन से देख रहा हूँ कि इस तरह की बातें, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये वायरस बहुत पुराना वायरस है। एक और बात बहुत अहम बात कि जनाब, एक मैंने अक्सर कहता हूँ ना, गंदा है पर धंधा है। खैबर पख्तूनख्वा का आज आप गंदा धंधा बताता हूं मैं आपको। पहले जरा सा हल्का सा ये क्लिप सुने। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की MRI मशीन जिसके बारे में ये इत्तलात है कि वो गुम हो गई है। अब ये क्लिप वहां के लोग, वहां का स्टाफ कह रहा है कि एक मशीन यानी कि 40 करोड़ रुपए की, एबटाबाद का मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहां 40 करोड़ रुपए की मशीन गायब हो गई। यहाँ तो हम दवाइयों का गायब करना सुनते हैं कि चलो दवाई किसी ने खा ली होगी, हम ये कह सकते हैं कि जनाब दवाई किसी ने बेच दी होगी, छोटी सी पॉकेट में रखी जाकर बेच दी होगी। यार एक पूरी मशीन, 40 करोड़ रुपए की मशीन जो है वो गायब हो जाती है। हैरत अंगेज़ तौर पर गुज़िश्ता आप टाइम ड्यूरेशन लगाइए तो ये इस वक्त PTI की 2013 के बाद से अब तक मुसलसल चलती हुई 11 साल की उनकी हुकूमत मौजूद है, लेकिन एक मशीन गायब हो जाती है और 40 करोड़ रुपए यूं समझा जाता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। जरा इसकी तहकीकात करवाइए तो आपको पता चलेगा कि दर हकीकत इस वक्त यहाँ पर सिर्फ सिंध का ही हम बात नहीं करते करप्शन की, आप ये बात करें कि पंजाब में भी जो करप्शन हो रही है, जो KPK के अंदर करप्शन हो रही है, कोई इस पर पूछने वाला ही नहीं है, बात करने वाला ही नहीं है। हमारे शायद मसाइल कुछ और ही रह चुके हैं कि जो आवाम को सहूलियात देने की बात है वो कहाँ पर है और किस तरीके से हो रही है। एक और बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा मामला, क्या कराची शहर के अंदर और एक बार फिर एहतजाजी धरनों का सिलसिला शुरू होने वाला है और क्या कराची की तमाम सड़कें फिर एक बार बंद होने वाली है? ये बहुत बड़ा अहम जुज़ आपके सामने रखने वाला हूँ। हुआ ये था कि आपके इल्म में होगा कि 1 जनवरी को एक मुआहिदा हुआ, अमन जरगे ने एक मुआहिदा किया जो कि जरगा करम के अंदर, पाराचनार के अंदर मौजूद था। वहाँ पर ये मुआहिदे के अंदर ये तय पाया कि रास्ते खुल जाएंगे और मुआहिदे के बाद जो कराची के अंदर मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन ने जो धरने दिए थे, जो साबका सिपाही साहबा ने धरने दिए थे, वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद ये तय हुआ था कि एक सड़कें जब खुल जाएगी तो इमदादी सामान रवाना होगा। आज तकरीबन 75 बड़े ट्रकों पर मुश्तमिल एक काफिला ऊपर की तरफ रवाना होना था और उसके लिए लेकिन एक मसला था। यह कहा गया था कि रास्ते खोल दिए जाएंगे, लेकिन एक जगह है जिसका नाम है बगन। बगन में जो लोग थे उन्होंने जो एक ग्रुप है ख़ास तौर पर, उसने उस सड़क को खोलने से इनकार कर दिया था कि वहाँ से सामान जाए। आज कल भी इस हवाले से जो वहाँ के इस वक्त जो अहम DC थे जावेदुल्लाह महसूद, उन्होंने कल जाकर वहाँ मुज़ाकरात किए थे कि जनाब जब जरगे ने तमाम फैसला कर दिया है तो अब आप रास्ता खोल दीजिए और रास्ता खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। कल ये मुज़ाकरात हो गए थे नाकाम। आज की मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ। मैं इसमें नारे नहीं सुनवाना चाहता आपको, अगर आप नारे सुनेंगे तो आप थोड़ा सा मुश्तिल हो जाएंगे। एक ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ ये नारे लग रहे तो मैं नारे आपको नहीं सुनवाना चाहता। आज शाम के ये फुटेज है, दोपहर के ये फुटेज है। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ से जब ये मुज़ाकरात के लिए आए जावेदुल्लाह महसूद, तो इन पर बगन में उसी जगह पर तकरीबन इत्तलात ये आ रही है कि 50 के करीब मुसल्लह अफराद ने इनके ऊपर फायरिंग की और ये आधे घंटे तक इस पर फायरिंग होती रही, जिसके बाद जावेदुल्लाह महसूद शदीद ज़ख्मी हो गए। जो DC थे जो इनको वहाँ से हटाना चाह रहे थे और फिर ये वहाँ पर जाकर पहुँच गए, इन्हें वहाँ पर इमदाद दी गई और उसके बाद इनके पेशावर के हॉस्पिटल में इन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुंतकिल किया गया। सवाल बहुत अहम है और मैंने आपको जब ये करम का मामला चल रहा था तो मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये अगर जरगे इस तरीके से हो रहे हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे चाहने वालों, मैंने हमेशा इसकी मुखालफत की थी कि अगर रियासत इसको फैसला नहीं करती, रियासत इनको नहीं रोकती है, तो ये जरगे कभी भी इस मसले का हतमी हल नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सियासत, बहुत सारे मामलात होते हैं। और वही हुआ। भाई रियासत को चाहिए ना कि वो सड़क खुलवाए।
हम जब ये बात कहते हैं कि जनाब रियासत इस सड़क को खुलवाए, रियासत बोले भाई आप दोनों बैठो, कानून के मुताबिक अमल करते हैं। जिन्होंने ये फायरिंगें की है, जिन्होंने इन 150 लोगों को हलाक किया, चाहे दोनों तरफ के जो 150 लोग मिलाकर होते हैं, उन सबके मुल्जिमान को पकड़े, उनको करार वाकई सजा दे और बोले आइंदा अगर किया तो देखेंगे नहीं। यही रियासत होती है ना। अगर यही रियासत अगर यहां पर जब कराची के अंदर कोई मुजाहिरा इस तरह का हो जाए और किसी ऐसी जमात का हो जाए कि जिसको आप समझते हैं कि जनाब पसंद नहीं करते, चाहे वो एमक्यूएम का फ्रैक्शन हो, पीटीएम का हो, उसको आप उठाते हैं, चल भाई बंद कर देते हैं। क्यों? ये कानून हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर यहां पे भी जिरके करवा लीजिए, यहां पर भी। और उसके बाद हुआ क्या कि फायरिंग हो गई। अब सबकी मजम्मत आ गई, हम देख लेंगे। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मैं इसको देख लूंगा, मैं इसको देख लूंगा। अब मामला यह है कि वो काफिला जो 75 ट्रकों का जाना था वो रुक गया, वो रुक गया। मजम्मत हो रही है। ओ भाई आप उनको पकड़े। आप जब पकड़ते नहीं है, आप रियासत उसको फैसला नहीं करती है किसी भी मामले का कि जिन्होंने पहले काफिले पर हमला किया, उसके बाद जिन्होंने आबादियों पर हमला किया, चाहे वो एक कबीला हो चाहे वो दूसरा कबीला हो, आप उसको रोकिए। आप एक और बड़ी बात ये देखिए कि उस दिन अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो फिरकावाराना मामला नहीं है, दहशतगर्दी का मामला नहीं, ये तो दो कबाइल का मामला था, हल हो गया। नहीं, ये वहां पर जो नारे लग रहे थे उसको आप गौर से सुनिए, वो फिरकावाराना मामला की तरफ जा रहे थे। जब आप इस मामले को हल नहीं करते तो ये होगा। अब क्या हुआ? अब फिर लोग कह रहे हैं कि जनाब कराची की सड़कें बंद कर दी जाए। अब ये तो मामला खराब हो गया, डीसी साहब हो गया। जो लोग आपस में पहले ही कर रहे थे, अब उन्होंने बाकायदा सरकार पर हमला कर दिया ना। यानी डीसी पर आप फायर कर रहे हैं, डीसी को आपने फायर कर दिया, उनके पूरे काफिले को जख्मी कर दिया। आप रोके तमाशा देखिए। अब फिर इंतजार कीजिए, कराची की सड़कों पर फिर मुजाहरा शुरू हो जाएगा। आप वो कहेगा कि हमारा ताल्लुक नहीं, कहेगा वो कहेगा हमारा ताल्लुक नहीं, वो कहेगा हमारा ताल्लुक नहीं है। और जिनको दूसरों को सियासत करनी है वो सारे सियासत इसमें करते रहेंगे। मामले के हल की तरफ जाए। अगर आप मामले के हल की तरफ नहीं जाते, असल हकीकतें कुछ और है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता कि जो इसमें बाकायदा हैं, जो मैं वो भी आपको जानते होंगे कि कौन से लोग किस तरह के नारे वहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। इसे रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक सकते तो अगर आप ये फिर कह रहे हैं कि कराची की सड़कें बंद होनी है तो चलिए ठीक है, सियासत को फिर उसी तरफ कहते हैं। एक और तरफ चलते हैं, एक और मामले की तरफ चलते हैं। और वो मामला चलिए मैं वैसे यूँ कह देता हूँ कि एक मामला था कि आफाक अहमद साहब की एक एंट्री होने वाली है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 12 तारीख को। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कर रहे हैं। ये जो कहा जा रहा था कि कराची की सियासत इस वक्त जमूत का शिकार है, सिंध की सियासत इस वक्त जमूत का शिकार है, नहीं भाई दे दिया गया है, ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ लोग अपनी तौर पर मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। जहाँ 12 तारीख को आफाक अहमद साहब अपनी एक एंट्री दे रहे हैं, वहीं पर MQM लंदन जो है वो 5 तारीख के प्रोग्राम का ऐलान कर रही है और वो भी आगे की तरफ ऐलान कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमें इन सब की खबर नहीं है, लेकिन वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूं मैं, किसी सबब से अगर बोलता नहीं हूं मैं, तो यूं नहीं कि तुझे सोचता नहीं हूं मैं। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन बहरहाल हम उस पर देखते हैं कि ये एंट्रियां किस तरह से, पॉलिटिकली मूवमेंट्स हर तरफ से जारी है। बड़ा मारूफ एक माओ ज़ेडुंग का नाम आपने सुना होगा। माओ ज़ेडुंग चीन के बानी कहलाते हैं, चीन के चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के नाम से मशहूर है। जो ये इस वक्त का आपको चीन नज़र आता है, उसके चेयरमैन कहलाते हैं। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग का एक बड़ा मशहूर कॉल है, और वो कॉल ये है कि जब जिद्दोजहद को हाथ में थाम लिया जाए, जब जिद्दोजहद को हाथ में थाम लिया जाए तो फिर मौज़ात दूर की बात नहीं रहते। यानी अगर जिद्दोजहद पे यकीन हो आपका तो फिर मौज़े ज़रूर होते हैं। जब आप एक अहद कर लेते हैं कि जनाब हमें स्ट्रगल करनी है, हमें किसी भी हवाले से जिद्दोजहद करनी है, तो फिर यकीनन आप यकीन मानिए कि मौज़ात दूर नहीं है। आजकल मैं सुन रहा हूँ कि जनाब दोबारा PTI के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि देखिए मौज़ात फिर होने लगे हैं, जिद्दोजहद है। और मैंने उनसे कहा कि अभी दिल्ली दूरस्त, अभी आपको और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ामात लगे और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ियाउल हक की आमरीत ने हुकूमत गिराई, और उसके बाद भुट्टो को फांसी हुई, और उसके बाद जुल्फ़िकार का बनना। पीपल्स पार्टी को 30 साल लग गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जो एक तासुर पाया जाता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, वो खत्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने सब कुछ कर दिया उसके लिए, जहां बैठना था वहां लेट भी गए। सही है, मुस्लिम लीग नून लाख बात करती रहे, लेकिन इल्जामात उन पर वही रहते हैं। तहरीक इंसाफ MQM लाख गवाहियां देती रहे, नहीं जी हमने अपने कायद से अलहदगी इख्तियार कर ली है, अब हम जो है वो बिल्कुल भी बिगड़े हुए बच्चे नहीं हैं।
लेकिन मैं आपको बताऊं ये इल्ज़ामात, ये जद्दोजहद इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया, खान साहब के जो बयानात आए 9 मई को, जो कुछ भी हुआ ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और जो लोग समझ रहे हैं कि 1-2 साल के अंदर बस, अब ये देखिए कल परसों में खान साहब बाहर होंगे, नहीं होंगे, अभी लंबा चलना है। और हाँ, मौज़ात होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। माओ ज़ेडंग ने बिल्कुल सही कहा कि जद्दोजहद जब जारी रहती है तो वर्क एंड वर्क, सही है, वर्क एंड वर्ड्स नेवर डाई, काम कभी ज़ाया नहीं होता। मौज़ात ज़रूर होते हैं लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अब लेकिन एक मसला ये आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक पावर स्ट्रगल तेज़ी के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ये जो बातें कही जा रही है कि जनाब इस वक्त ये मुज़ाकराती कमेटी बैठी हुई है, ये मुज़ाकरात कर रही है, ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे और ये कह रहे कि जनाब हम लिख कर दे देंगे। खान साहब खुद लिख कर नहीं देना चाहते, वो मना कर रहे हैं कि मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं लिख के दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ये जो इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया, ये 2 हफ्ते का टाइम और लेना चाहते हैं ताकि अमेरिकन हुकूमत वहां पर बन जाए और फिर वो देखें कि जनाब क्या होगा। ये जो अगले हफ्ते का टाइम दिया गया, ये अगले हफ्ते भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बुशरा बेगम इस हवाले से बराह रास्त किसी आला सतह के शख्स के साथ राब्ते में, और उन्होंने तंजीम का स्ट्रक्चर भी हासिल करना शुरू कर दिया है। अब एक तरफ कुछ लोग ये चाहते हैं कि खान के साथ बुशरा बेगम का राब्ता ना हो, उनके काम में कुछ ना कहे, और कुछ लोग बुशरा बेगम का ख्याल है कि जो वकील उधर जाते हैं, जो लोग मिलने जाते हैं, वो ना जाए। अभी उन्होंने जितने लॉयर्स थे उन सब के मामला भी अपने हाथ में ले लिए। तो जो पावर स्ट्रगल है वो इसमें शुरू हो चुकी है और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो पीछे रहती जा रही है। तो अगर कोई तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि माओ ज़ेडंग के कॉल के मुताबिक जद्दोजहद जारी रहेगी तो मौज़ात होंगे, लेकिन उस जद्दोजहद को अगर हम इनर पॉलिटिक्स से हटाकर अगर रियल पॉलिटिक्स पर अगर सर्व करेंगे तो ये मौज़ात मुमकिन है, अदरवाइज़ ये मौज़ात मुमकिन नहीं है। एक और बहुत बड़ी खबर चल रही है आजकल कि जनाब महमूद गजनवी लुटेरा था या दीन का खादिम था। महमूद गजनवी जो है वो बुत शिकन था या बुत फरोश था। आखिर ये मामला है क्या, इस पर हम एक पूरा वीलॉग करने वाले, ज़रूर देखिएगा और हम बताएंगे आपको कि ये जो लोग आए ये लुटेरे थे या वाकई में दीन के खादिम थे, ये बुत शिकन बनकर तारीख़ में ज़िंदा रहे या फिर लुटेरे बनकर ये तारीख़ में ज़िंदा हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और अब ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है ये किस लिए कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे हम, लेकिन वो पूरा वीलॉग करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। फिर एक बार गुफ्तगू आपसे होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के मान।